नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत आज हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। ये खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी शख्स अपने माता पिता को चंद रुपयों की खातिर मार डाल सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ है। पीलीभीत में मुआवजा लेने के लिए बुजुर्ग माता पिता को बाघ का निवाला बना दिया गया और जब यह खुलासा हुआ तो आपके हमारे सबके होश उड़ गए। पीलीभीत के खेतों में क्यों जाता है बाघ? सिर्फ बुजुर्गों को ही शिकार क्यों बनाता है बाघ? आदमखोर बाघों का आतंक या कुछ और? लालच के लिए बाघ को बाप की दावत। इंसानियत और रिश्तों को शर्मिंदा करने वाला सवाल सुनकर आप भी चौंक गए, लेकिन जरा ठहरिए, ये सवाल यूं ही नहीं उठे। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आसपास बाघों के हमलों में मारे जा रहे लोगों के बारे में जब आप पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। पीलीभीत के इन बुजुर्गों की ये तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको इन्हें हूबहू दिखा नहीं सकते। किसी की अतड़ियां गायब हैं तो किसी की पूरी टांग का मांस नुचा हुआ है, किसी के गर्दन में घाव है तो किसी का अंग भंग। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में ऐसी तस्वीरें अब आम हो चुकी हैं। गांव वालों का दावा है कि इन टाइगर रिजर्व के बाघ बुजुर्गों को अपना शिकार बनाते हैं। पूरे इलाके में बाघ का खौफ है। आए दिन बाघों का हमला होता रहता है। बूढ़े घास काटने गए थे तो उन पर अटैक भी किया है, ठीक है। और इसकी जो जंगल की सुरक्षा जो है, टाइगर रिजर्व में वैसे भी कोई नहीं जाना चाहता है और जाने भी नहीं देते हैं। इसकी सुरक्षा हो जाए, तार फेंसिंग हो जाए। आदमखोर बाघों के आतंक की ये कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी में एक नया ट्विस्ट है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के सदस्य कलीम अतहर ने गांव वालों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। ऐसे आरोप जिन्हें सुनकर आप भी दहल जाएंगे। कलीम अतहर की माने तो मुआवजे के लिए बुजुर्गों को जंगल में भेजते हैं गांव वाले। लाखों के मुआवजे के लिए बूढ़े माँ बाप को बाघों के आगे डाल देते हैं। जंगल में बाघ का शिकार होने के बाद शव को खेतों में फेंक देते हैं। खेतों में बुजुर्गों की लाश दिखाकर लेते हैं लाखों रुपए का मुआवजा। बाघ ने जहां पर इनको हमला किया, जहां मारा, वहां से हटाकर इनकी लाश को दूसरी खेत में लाकर क्यों प्रदर्शित किया गया, ये सवालिया निशान है। क्षेत्र के लोगों से हमने बात की तो व्यक्तिगत रूप से लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि पैसे के मुआवजे को लेकर जंगल से हटाकर अपने खेत में इनकी लाश डाल दी जाए और मुआवजा 5 लाख रुपए मांग लिया जाए, क्योंकि अगर टाइगर रिजर्व में इनकी हत्या होती है, बाघ द्वारा शिकार होता है, तो किसी तरह का भी कंपनसेशन नहीं बनता है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, सिर्फ इस नाते नहीं कि ये विभत्स हैं, बल्कि इन तस्वीरों का मकसद उससे भी ज्यादा विभत्स है। तस्वीरों में कुछ लोग एक बुजुर्ग की लाश को करीब करीब घसीटते हुए खेतों में ले जा रहे हैं। ये बुजुर्ग जंगल में बाघ के हमले का शिकार हुआ था, लेकिन इनके घर वाले मुआवजे के लिए इसे घसीटकर खेतों में डाल रहे हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कोई जंगल के बीच बाघ के हमले का शिकार हुआ तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा तभी मिलेगा जब लाश खेतों में मिले। सवाल उठता है कि ये कैसी औलादें हैं जो उन्हें इतनी बर्बरता से घसीटकर खेतों में फेंक रहे हैं, जिन्होंने उनको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। मुआवजे के लिए इतना घिनौना रास्ता अपनाने की इन लोगों ने सोची कैसे? कलीम अतहर भी सवाल उठाते हैं कि जंगल में काम करने के लिए आखिर लोग बूढ़े माँ बाप को ही क्यों भेजते हैं? हाल में 2 घटनाएं हुई हैं, ननकी देवी 1 जुलाई और 20 जून को महिलाल की। इन दोनों घटनाओं को मैनिपुलेट किया गया है इनके परिवार द्वारा। ये लोग जंगल के अंदर गए, जबकि जंगल के अंदर जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। ये क्यों गए, ये प्रश्नीय सवाल है। दूसरी चीज ये है कि जब बाघ द्वारा इनकी मृत्यु हुई तो सर्वप्रथम इनके परिवार वालों को कैसे मालूम चला? ये सरकारी सूची इन लोगों की है जो जंगल के किनारे बाघ या फिर भालू के शिकार हुए। इस सूची में बड़े बुजुर्गों की तादाद सबसे ज्यादा है।
पिछले 9 महीने में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास 15 बुजुर्ग बाघ के शिकार हुए हैं। बाघ के हमले में मारे गए बुजुर्गों के परिजनों को वन विभाग ने 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया। जिला प्रशासन ने भी परिजनों को कृषक दुर्घटना बीमा के तहत लाखों रुपए का मुआवजा दिया है। मुआवजे के लिए माँ बाप को बाघों के सामने परोसने के इस सनसनीखेज आरोप के बाद वन विभाग अब इस मामले की जांच करने में लगा। जंगल के अंदर होता है तो मुआवजा नहीं मिलता है, खेत में होता है, प्राइवेट खेत में होता है तो उसमें 5 लाख तक जुर्माना मुआवजा मिल सकता है। तो उसके हिसाब से ऐसा है कि शायद पैसे के लालच में वो लोग अपना उसको वैसा वो ना कर देते हों, लेकिन ये जांच का विषय है। ये जब तक इसके बारे में कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। चंद पैसों के लिए इंसान इतना नीचे गिर जाएगा, अपने जन्मदाता को उम्र की संध्या बेला में इस तरह बाघों के मुंह में झोंक देगा, उनकी लाशों का सौदा करेगा। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लालच की इस कलयुगी कथा में ऐसे कई राज हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सौरभ पांडे के साथ निशांत चतुर्वेदी, पीलीभीत, आज तक। तो आपने देखा कि किस तरह से एक वीडियो में गांव वाले एक बुजुर्ग की लाश को निकालकर जंगल में फेंक देते हैं, और वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई भी लाश जंगल में मिलती है तो ये माना जाता है पीलीभीत में कि उसे बाघ ने खा लिया, मार डाला, और उसका मुआवजा भी मिलता है। लेकिन जब शक हुआ सरकारी अमले को इस बात का, तो उसके बाद कुछ लोगों के मुआवजे रोक दिए गए। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने अपने पड़ताल में पाया कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में मुआवजे के लिए बड़े ही सुनियोजित तरीके से मर्डर हो रहे हैं। मुआवजे की लालच में लोग अपने घर के बुजुर्गों को जंगल में छोड़ाते हैं, जहां वो कई बार बाघ या फिर भालू के हमले का शिकार हो जाते हैं। फिर उनकी लाश को घसीटकर खेतों में फेंक देते हैं। इस मामले की तह तक जाने के लिए कुछ घटनाएं नजीर बन गईं। पहली घटना 60 साल की ननकी देवी की मौत। 1 जुलाई को मैथी गांव की बुजुर्ग ननकी देवी के बारे में उनके घरवालों ने कहा कि बाघ उन्हें खेतों से उठाकर जंगल में ले गया और मार डाला, जबकि वन विभाग का कहना है कि ननकी देवी खेत में नहीं बल्कि जंगल में गई थी। दूसरी घटना बुजुर्ग मिहीलाल की मौत। 20 जून को बिठौरा खुर्द के मिहीलाल भी बाघ के हमले का शिकार हो गए। घरवालों का कहना है कि मिहीलाल खेत में घास काट रहे थे, तभी बाघ ने उन्हें अपना शिकार बना डाला, जबकि वन विभाग को परिजनों की बातों पर संदेह है। यही वजह है कि वन विभाग ने दोनों परिवारों का मुआवजा रोक लिया है। बाघ के हमलों में जो 15 लोग मारे गए हैं, उनमें से 11 लोगों की उम्र 45 से 65 साल के बीच है। सिर्फ 4 लोगों की उम्र 18 से 35 साल के बीच है। देखिए, जो अब तक मेरी जानकारी से करीब 15 लोग हो रहे हैं। उसमें एक घटना भालू के द्वारा की गई, बाकी टाइगर की है। उसमें करीब 8 घटनाएं बाहर की हैं और बाकी शेष घटनाएं जंगल के अंदर की हैं। जो बाहर वाली घटना है तो इसमें एक घटना छोड़ के, मिहीलाल की घटना छोड़ के बाकी सब में मुआवजा दे दिया गया है 5 लाख रुपए। वन विभाग अब इस मामले की जांच कर रहा है कि क्या मुआवजे की लालच में लोग अपने घरों के बुजुर्गों को बाघों के आगे परोस रहे हैं। ये बहुत ही गलत चीज है। बिना मौके पर जाए बाड़ी नहीं उठाना चाहिए, जिससे स्पष्ट नहीं पाता है ना घटना कहाँ हुई है। हम लोग अनुरोध करें कि जब भी कोई घटना घटे हम लोग बताएं, हम लोग जाए मौके पे, तभी बाड़ी उठाई जाए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बाघों का आबादी वाले इलाकों में आने की खबरें कोई नई नहीं है। कई बार खेतों में बाघों के कदम के निशान भी मिले हैं। कई बार गांव तक में बाघ पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि जंगल का राजा किस कदर एक घर में घुसकर आराम फरमा रहा है। पहले भी इन इलाकों में बाघों के हमले हुए हैं, लेकिन लोग मुआवजे के लिए अपने बुजुर्ग माँ बाप को बाघों के आगे परोस रहे हैं। ये कहानी जरूर नहीं है। हालांकि गांव वाले एक सुर से इन आरोपों को नकार रहे हैं। बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो, ठीक है, उसको खेत तो जाना ही है, उसको काम भी करना है। लेकिन ये गलत आरोप है कि मतलब बुजुर्ग भेजते हैं।
इतना लालची कोई बच्चा नहीं होगा जो अपने माता पिता को या मान लो दादी बाबा को कोई भी मतलब जंगल और टाइगर के लिए भेज दे। बड़े भाई बहन और माता भी सभी काम करने जाती हैं खेतों पे रोटी के लिए, और जंगल वाले ये कमियां अपनी छुपाते हैं और आरोप लगाते हैं अपनी कमियां छुपाने के लिए। गांव वाले तो उल्टा वन विभाग पर ही आरोप लगा रहे हैं कि खेतों में हुई मौत को जंगल में हुई मौत बता देता है। बाघ सिर्फ बुजुर्गों को ही शिकार क्यों बनाता है, इस पर भी लोगों के अपने अपने तर्क हैं। और यहाँ पर कोई तार भी नहीं लगाई गई है और ना ही कोई वन विभाग का बंदा यहाँ पर सुनता है किसी की, और यहाँ पर जो भी अपनी आवाज उठाता है तो उसके ऊपर उल्टा मुकदमा ला दिया जाता है। या कोई यहाँ पर आस पड़ोस में हमारे जो खेत है वहाँ पर काम करने आते हैं तो वहाँ से अगर शेर ले जाता है तो जंगल में खींच के ले गया, तब भी जंगल की घटना दिखा दी जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया जाता है ऐसा। इसके बावजूद क्या ना फिर शेर जाके हमला बोल देता है, हम लोग जाके क्या ना बड़े बूढ़े थोड़े से रह जाते हैं पीछे, हम लोग आगे निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर इसके बाद में बुजुर्ग को खींच ले जाता है जंगल में, वो भाग नहीं पाते हैं। लाखों के मुआवजे के लिए माँ बाप को बाघ के हवाले कर देने की दिल दहला देने वाली कहानी अब जांच के हवाले है। अयोध्या में राम नाम की एक और खेप पहुंची है, जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 3 ट्रक लाल पत्थर और लाए गए हैं। योगी सरकार में राम मंदिर निर्माण की रफ्तार जो है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी पकड़ चुकी है और साधु संतों को पूरा विश्वास है कि 2019 में ही यानी कि चुनाव से पहले राम मंदिर बन जाएगा। चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाए। एक मंजिल के पत्थर। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए पत्थरों के ट्रक पर ट्रक उतर रहे हैं। तो क्या अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने का वक्त आ गया है? तमाम साधु संत उम्मीद ये भी लगा रहे हैं कि 2019 के चुनाव से पहले ही राम मंदिर निर्माण का काम अयोध्या में शुरू हो जाएगा। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की सरकार आते ही अयोध्या में राम नाम के पत्थरों की खेप पर खेप उतर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर का काम कितना हो चुका है और क्या-क्या हो चुका है और कितना काम अभी बाकी रह गया है। अयोध्या की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए आई पत्थरों की दूसरी खेप। राम मंदिर निर्माण के लिए आया 3 ट्रक लाल पत्थर। विश्व हिंदू परिषद ने मंगवाई पत्थरों की एक और खेप। इन तस्वीरों को देखिए, क्रेनों से पत्थर उतारे जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 3 ट्रक लाल पत्थर आया है। आप देख सकते हैं कि अयोध्या में रामघाट के राम सेवकपुरम में ट्रकों से पत्थर उतरवा कर रखवाया जा रहा है और जरूरत के हिसाब से इन पत्थरों को करीब 500 मीटर के फासले पर राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में ले जाया जाएगा। यूपी में योगी राज आने के बाद पत्थरों की ये दूसरी खेप है जो राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या पहुंची है। इससे पहले 19 जून को 2 ट्रक पत्थरों की पहली खेप अयोध्या पहुंची थी। हम आपको बता दें कि दिसंबर 2015 में 2 ट्रक पत्थर आने के बाद अखिलेश सरकार ने अयोध्या में पत्थर लाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब यूपी में योगी सरकार के आते ही पत्थरों की खेप दोबारा मंगवाना शुरू कर दी है। वीएचपी का कहना है कि राम मंदिर के लिए अभी 100 से ज्यादा ट्रक पत्थरों की जरूरत है। राम मंदिर का जो मॉडल तैयार किया गया है उसके हिसाब से 67% काम पूरा हो चुका है। 33% काम अभी बाकी रह गया है। हम आपको यह भी बता दें कि अयोध्या में साल 1991-92 से ही पत्थर तराशे जा रहे हैं। बीच में यह काम 4-5 सालों के लिए रुका भी था। कुछ साल पहले तक यहाँ 2.5 से 3 दर्जन कारीगर पत्थर तराशने का काम करते थे, लेकिन बीच में ये संख्या 10 से 15 के बीच रह गई थी और अब अयोध्या की वर्कशॉप में फिर से संग तराशों की चोट गूंजने लगी है। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं और इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने विस्तार से विस्तृत चर्चा उनसे की और राम मंदिर के मुद्दे पर खुलकर योगी आदित्यनाथ ने उनके सवालों के जवाब दिए। सुना है कि शिलाएं बड़ी संख्या में जा रही हैं कारसेवकपुरम। देखिए, ये तो आज से थोड़े 1992 के बाद से ही, लेकिन अब उम्मीद तो जग गई है लोगों की, बढ़ गई है। उम्मीद जगना तो अच्छी बात है। 2019 से पहले मंदिर बन जाएगा। देखिए, मैं अयोध्या गया था, 31 मई को मैं अयोध्या में था और मैंने तो अयोध्या में दोनों पक्षों से अपील की है कि सरकार इसमें कोई पार्टी नहीं है। अगर दोनों पार्टियां मिल करके कोई संवाद से समस्या का समाधान कर दें तो मुझे लगता है कि देश के सौहार्द के लिए इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। मिलकर ही फैसला निकलेगा इसका। देखिए, ये तो भगवान राम ही जाने क्या होना है, लेकिन समस्या का समाधान एक समय के बाद जरूर होगा। अयोध्या से आप चुनाव लड़ेंगे, ऐसी भी बातें सुनने में आ रही है। देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा कोई वो नहीं है। प्रधान पार्टी जहां मुझे कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। और आइए अब हम आपको अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। राम जन्मभूमि न्यास में राम नाम का जाप चल रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, पत्थरों को तराशने का और नक्काशी का काम चल रहा है। राम भक्तों को अब ये पूरा विश्वास हो चला है कि राम मंदिर का निर्माण बहुत जल्द हो जाएगा और इसकी तैयारियों की झलक भी अयोध्या में साफ दिखाई देती है। तस्वीरें अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास की है। आप देख सकते हैं यहां राम नाम का जाप शुरू हो चुका है। राम मंदिर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो, इसके लिए भजन कीर्तन हो रहा है। बड़ी बड़ी शिलाएं रखी हुई हैं, पिलर बने हुए खड़े हैं, नक्काशी किए हुए पत्थर रखे हैं, राम नाम की ईंटें भी रखी हुई हैं। पत्थर आना चालू हो गया, 2 गाड़ी आ गई है। तो क्या काम अब तेजी पकड़ रहा है? हाँ, भी तेजी पकड़ेगी। अब इससे क्या संकेत हम लगा सकते हैं कि राम मंदिर अब जल्द से जल्द बनेगा? 2018-2019 में मंदिर का काम चालू हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियों की रफ्तार आपने देख ली। राम मंदिर के पत्थरों को करीने से तराशा जा रहा है। संतराश पूरी मेहनत के साथ मंदिर के लिए पत्थरों को तैयार कर रहे हैं। 2 बाय 2 फीट का जो नक्काशी आप कर रहे हैं, ये कितने दिनों में आपने किया? 2 महीने। 2 महीना लग गया। 2 महीने। क्या सावधानी बरतते हैं आप? टूटने ना पाए। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कहते हैं कि योगी और मोदी का जन्म अवतार श्री राम जन्म निर्माण के लिए हुआ है और उनके ही कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण होना तय है। मोदी जी और योगी जी का जन्म अवतार और गद्दी राम मंदिर के निर्माण के लिए ही हुई है। हम आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास के लिए 350 करोड़ का बजट भी तय कर चुके हैं। एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर के पक्षकार हैं, जिनको योगी से पूरी आस है, के लिए उतर रहे पत्थरों पर ऐतराज जता रहे हैं। और उसी के मुताबिक पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। वीएचपी के मुताबिक राम मंदिर की पहली मंजिल की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब दूसरी मंजिल का काम होना बाकी है। अयोध्या में बनबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मूसलाधार बारिश लोगों पर मुसीबत बन के टूट रही है। उत्तराखंड के चंपावत में इतनी भयानक नदी ने उफान मारा कि एक कार वहां पर बह गई। बमुश्किल ड्राइवर के लोगों ने जान बचाई और उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में भी बारिश का बहुत बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह नगर गोरखपुर में कई सारे इलाके नदियों में और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई।
सैलाब जब तबाही बनकर बहता है तो क्या होता है, उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं कैसे सैलाब कार को बहाकर ले जा रहा है और भारी भरकम कार भी पानी में तिनके की तरह तैर रही है। तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत की हैं। यहाँ 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते तमाम नदी नाले उफान पर हैं। चंपावत की गंडक नदी उफान पर आई तो एक कार पर कयामत आ गई। हम आपको बता दें कि कार वाला अपने घर जा रहा था। जैसे ही वो गंडक नदी के पुल पर पहुंचा, सैलाब आ गया। किसी तरह से कार चालक तो निकल गया, लेकिन सैलाब कार को तिनके की तरह बहा ले गया। उत्तराखंड में कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। यहाँ मेघ मूसलाधार बरस रहे हैं और बारिश कहर बनकर लोगों पर गिर रही है। तस्वीरें रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ की हैं। बारिश के कारण रुद्रप्रयाग जिले में भारी नुकसान हो रहा है। केदार धाम के रास्ते पर भारी भूस्खलन से जगह रास्ते जाम हो गए हैं। तो पिथौरागढ़ जिले में पिछले 60 घंटों से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते पहाड़ अब दरकने लगे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में नेशनल हाईवे संख्या 9 में सड़क से गुजर रही एक कार के ऊपर पहाड़ से मलबा आ गिरा और कार देखते ही देखते चकनाचूर हो गई। कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड ही नहीं, यूपी में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर की हैं। बारिश ने शहर को बेहाल कर रखा है। चारों तरफ सड़कों पर पानी भरा है, घरों में भी पानी घुस गया है। हम आपको बता दें कि गोरखपुर का ये हाल है कि जिलाधिकारी कार्यालय में भी हल्की बरसात में घुटने तक जल जमाव हो जाता है, जिससे फरियादियों को कलेक्ट्रेट परिसर आने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री का शहर होने के बावजूद प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है और आम जनता को इससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।